हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 282 यानी 282, जिसमें हम करेंगे अपने संस्कृत के अगले कवि कौन, माघ। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कवि माघ संबंधी प्रश्नों को। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है काव्य रचना की दृष्टि से, किससे? काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ठीक है, एक बार फिर से सुने। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, ऑप्शन सी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं काव्य सृष्टि की दृष्टि में महाकवि माघ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। ध्यान दे दोस्तों, महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बृहत्त्रयी रचनाओं की, तो ध्यान दें उसमें उसके अंतर्गत दूसरे रत्न माने जाते हैं। कौन माना जाता है दूसरा रत्न? महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम। तो सीधे सीधे याद रखें, कवि महाकवि। ठीक है, माघ की रचना है शिशुपाल वधम। यह महाभारत के सभा पर्व, कौन से? महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थ गौरव तथा पद लालित्य तीनों गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से 3 गुण? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। इसीलिए यह कथन क्या है? युक्ति संगत है। इसीलिए यह कथन युक्ति संगत है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। ठीक है, क्या है? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणः। अर्थात कालिदास की उपमा, किसकी? कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, इन 3 गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया गया है। ठीक है, एकत्र सन्निवेश बताया गया है किसमें? कवि माघ में। ठीक, माघ की विशेषता यह है, क्या है? ध्यान दें, उसने 3 गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। ठीक है, कवि माघ ने 3 गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ, ऑप्शन डी यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी पढ़ ले। ठीक है, तो उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, इन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर। गौर करेंगे, अगला प्रश्न है मागे संति त्रयो गुणा के अनुसार, किसके अनुसार? यहाँ कुछ युक्ति है, ध्यान दे। मागे संति त्रयो गुणा, इसके अनुसार माघ कवि में समाविष्ट 3 गुण क्रमशः किन 3 कवियों में मौजूद हैं? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, कालिदास, भारवी और दंडी। कालिदास, भारवी, दंडी। ठीक है, कालिदास का संबंध उपमा से, भारवी का संबंध अर्थ गौरव से, दंडी का संबंध पद लालित्य से।
और माघ का संबंध इन तीनों कवियों के गुणों से है। ठीक है, उपमा, अर्थ गौरव और लालित्य से, पद लालित्य से। ठीक है, ये तीनों गुण ही शामिल हैं किसमें? कवि माघ में। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ, कवि माघ। ठीक है, या महाकवि माघ। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें, गौर करेंगे। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के रचनाकार कवि माघ हैं। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग? 20 सर्ग हैं। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। ठीक है, तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना है, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना है, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार है और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। ठीक है, शिशुपाल वध में वंशस्थ छंद है। कौन सा? वंशस्थ छंद है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा कवि माघ की रचना है शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, गौर करना जरा। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी कवि माघ के लिए, कवि माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और कवि माघ कौन है? संस्कृत के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। ठीक है, तो महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम, तो दोस्तों ध्यान रखें, महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। कवि माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना की है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। कवि माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत, कौन सा पर्वत? रैवतक पर्वत के एक ओर, यानी एक पर्वत है रैवतक पर्वत, उसके एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। ठीक है, तो इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर कवि माघ का नाम क्या पड़ गया? घंटा माघ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले कवि हैं दंडी। कौन है? दंडी। ध्यान दें, दंडी से संबंधित प्रश्न है, गौर करें। संस्कृत काव्य में
पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, एक बार फिर से सुने। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी, दंडी की, कवि दंडी की। ठीक है, या आचार्य दंडी, बात एक ही बात समझे। ठीक है, आचार्य दंडी। ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लें इस बात को। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। इनकी शैली समास रहित एवं प्रसाद गुण से युक्त है। ठीक है, इनकी शैली समास रहित एवं प्रसाद गुण से युक्त है। उनके पात्र सांसारिक प्राणी हैं। कैसे हैं? सांसारिक प्राणी हैं जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है। दंडी की शैली की विशेषताएं हैं। ध्यान से सुनेंगे अब दंडी की शैली की विशेषताओं को। तो ध्यान दें, अर्थ की स्पष्टता मिलती है। ठीक है, दंडी की शैली में अर्थ की स्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता तथा रस की सुंदर अभिव्यक्ति, ये सभी क्या हैं? ये सभी दंडी की शैली की विशेषताएं हैं। ठीक, इन विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। ठीक है, दंडी की शैली की विशेषताओं के कारण उन्हें कुछ विद्वान क्या मानते हैं? दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरी दृष्टि से। आप ध्यान रखें इनकी शैली की विशेषताओं को। अर्थ की स्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी, दंडी की रचना है काव्यादर्श। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या। काव्यादर्श मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य में भी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ऑप्शन में जरूर होगी। ठीक, तो इसे तो दिमाग में बिठा लें। ठीक, काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। यह संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ भी हैं। तो ध्यान दें दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथों पर। इनका ग्रंथ है दश कुमार चरितम। कौन सा? दश कुमार चरितम। फिर है अवंती सुंदरी कथा। फिर है छंदो विचित। क्या? छंदो विचित। फिर है कला परिच्छेद। फिर है द्विसंधान काव्य। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये सभी दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ हैं और उनका सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है काव्यादर्श। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, दश कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए, दंडी दश कुमार चरितम के लेखक का नाम है। ठीक है, दंडी। ध्यान रखें, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन सी, काव्यादर्श दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए, दंडी की रचना है कला
परिच्छेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? तो इनमें से दंडी की रचना नहीं है, कौन सी? तो यहाँ पर उत्तर ही नहीं दिया गया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो ध्यान दें, पहले ऑप्शनों पर 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, फिर है सुबंधु, फिर है वासवदत्ता, फिर है कादम्बरी, बाणभट्ट की है जो कि। ठीक है, तो देखते हैं जरा प्रश्न की व्याख्या, अच्छी व्याख्या है, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, किसकी? दंडी की रचना है, जबकि कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है, किसकी? बाणभट्ट की कृति है। सुबंधु स्वयं संस्कृत गद्यकार हैं, क्या है? सुबंधु स्वयं संस्कृत गद्यकार हैं। इनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता है ये। ठीक है, वासवदत्ता प्राप्त होती है, वासवदत्ता या वासवदत्ता, हाँ यही वासवदत्ता ही होगा। ठीक है, थोड़े संस्कृत के नाम है, तो ध्यान दें। सुबंधु की शैली सुलेश प्रधान है, कैसी है? सुबंधु रचना की शैली सुलेश प्रधान शैली है। ठीक, सुबंधु संस्कृत गद्यकारों की बृहत् त्रयी में गिने जाते हैं। ठीक है, तो सुबंधु किस में गिना जाता है ये ग्रंथ? तो ध्यान रहे, संस्कृत गद्यकारों की बृहत् त्रयी में। ठीक है, सुबंधु, ध्यान दें। अन्य 2 महाकवि दंडी और बाण, ध्यान दें, अन्य 2 महाकवि, इनके नाम के आगे महाकवि लगा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो ध्यान दें, अन्य 2 महाकवि दंडी और बाण हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है, कैसा है? त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न में रचना के बारे में उल्लेख है, जबकि इसमें एक रचनाकार का नाम विकल्प में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में, किसमें? प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। क्या माना था? विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। काव्य शोभाकारान, ठीक है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारन, अच्छा यहाँ पर एरर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कारण मैं जब पढ़ रही थी मुझे तभी डाउट हुआ था, तो ध्यान रखें, यहाँ करान लिखा हुआ है जबकि कारण होना चाहिए। ठीक है, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, ये सही लाइन है। ठीक, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन डी, दंडी ने कहा है, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, दंडी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ऑप्शन डी सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों, अलंकार के संबंध में, किसके? अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। ठीक है, तो अलंकार के संबंध में सबसे पहले जिन्होंने काव्य शास्त्रीय परिभाषा दी है वे हैं कवि दंडी या फिर आचार्य दंडी। आचार्य दंडी कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दें, इनकी पंक्ति है दोस्तों, काव्य शोभकारान नहीं, काव्य शोभकारण। ठीक है, काव्य शोभाकारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। ठीक है, ये किसने कहा? आचार्य दंडी ने। ठीक है, ये क्या है? काव्य शास्त्रीय परिभाषा है सबसे पहली अलंकार के संबंध में। ठीक है,
ध्यान दें, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। क्या है इस पंक्ति का अर्थ? तो ध्यान दें, काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य भरत ने यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, इनकी रचना है भरत मुनि की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र। इसमें सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों यानी उपमा, रूपक, यमक तथा दीपक, इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो ध्यान दें, आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र अपनी कृति में सबसे पहले अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन इनके चार अलंकारों, ध्यान दें, लेकिन 4 अलंकारों यानी उपमा, रूपक, यमक तथा दीपक, इनका उल्लेख किया है। काव्य शास्त्र का विषय काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है। ठीक है, काव्य शास्त्र का विषय क्या है? काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है। अतः इसके प्रारंभिक चरण में, कौन से चरण में? प्रारंभिक चरण में कई काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य ही रखा है। ठीक है, काव्य अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य ही रखा है। काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक है। ठीक है, काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक है। ठीक, देखते हैं आगे व्याख्या। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी दिया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, दंडी ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो ऑप्शन ए अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।